नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुशील शर्मा, व्याख्याता, शासकीय कस्तूरबा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की यूनिट 3 अध्याय 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। सेवा सेक्टर, इसमें 3 उपवर्ग होते हैं: तृतीयक क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप। तृतीय क्रियाकलाप के भी 4 प्रकार होते हैं: व्यापार और वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं। आज हम केवल तृतीयक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय क्रियाकलाप पढ़ने के पहले हम प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ चुके हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप में हमने कृषि पढ़ा। कृषि आता है खनन, मत्स्य पालन, पशुपालन, पशुचारण इत्यादि आता है। जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में समस्त उद्योगों से संबंधित हम पढ़ चुके हैं। आज हम तृतीय क्रियाकलाप के बारे में पढ़ेंगे। तो तृतीय क्रियाकलाप भी उत्पादन करता है, पर किनका करता है? यह उत्पादन कर्मियों की विशिष्टता, कुशलता, ज्ञान एवं अनुभव पर आधारित होता है और उनकी सेवा के बदले में हमें पारिश्रमिक देना पड़ता है। तृतीय क्रियाकलाप होता क्या है? तो वे सभी प्रकार की सेवाएं जो भुगतान के बदले में प्राप्त होती हैं, उसे हम तृतीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर अपनी सेवा के बदले कुछ राशि प्राप्त करता है। उस सेवा के बदले हमें पारिश्रमिक देना पड़ता है। या एक नाई है, हम कटिंग कराने जाएंगे तो हमको भुगतान करना पड़ता है। तो नाई है, डॉक्टर है, वकील हैं, चालक है, धोबी है, ये सब अपनी सेवाएं देते हैं और उसके बदले में भुगतान राशि प्राप्त करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल होते हैं। एक चीज और है कि तृतीय क्रियाकलाप में कोई मूर्त वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन होता है। इसमें जो कर्मी होते हैं उनको प्रशिक्षण देकर कुशल बनाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो MBBS के बाद MS कर सकता है, MD कर सकता है। कोई शिक्षक है, वो B.Ed या DLED इसका प्रशिक्षण प्राप्त करके अच्छा शिक्षक बन सकता है। तो प्रशिक्षण देकर कुशल बना सकते हैं हम। अब हम देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला है व्यापार और वाणिज्य, दूसरा है परिवहन, तीसरा है संचार और चौथा है सेवाएं। सीधे हाथ पर एक चित्र दिया हुआ है। एक चित्र पूरा कॉम्बिनेशन का है इन चारों सेवाओं के बारे में। इसमें परिवहन के साधन में एक एरोप्लेन और एक टैक्सी बताई गई है। संचार के साधनों में टेलीफोन बताया गया है। एक रेस्टोरेंट और होटल है। एक शिक्षिका है जो शिक्षण कार्य करा रही है। एक डॉक्टर है और एक मरीज है। तो ये सब चित्र बता रहे हैं कि जितनी भी सेवाधारी हैं वो सेवा करते हैं और उसके बदले में भुगतान प्राप्त करते हैं। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपन। पहला प्रकार व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स। वस्तुओं का क्रय विक्रय या उत्पादित माल का आदान प्रदान या विनिमय व्यापार कहलाता है। थोक व्यापार से जुड़े वित्तीय लेन देन को हम वाणिज्य कह सकते हैं। हाँ, दोनों का उद्देश्य धन कमाना होता है। फुटकर और थोक व्यापार दोनों कस्बों और नगरों में होते हैं।
और ये सारा काम जहाँ होता है उसे हम ट्रेड सेंटर या व्यापारिक केंद्र कहते हैं। फुटकर व्यापार गांव में भी होता है। अब हम जानेंगे कि फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में क्या अंतर है। फुटकर व्यापार वो व्यापार होते हैं जिसमें उपभोक्ता अर्थात हम लोग वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से खरीदते हैं, क्रय करते हैं, उससे हम फुटकर व्यापार कहते हैं। इस व्यापार में दुकानें होती हैं, स्टोर होते हैं जो नियत होते हैं, और इसके साथ ही ठेले वाले, लोडिंग ऑटो वाले, ट्रक या मोबाइल और मेल से अगर हमने कोई ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से, स्विगी से, जोमेटो से, वो आदेश डोर टू डोर सेवा करते हैं, परंतु ये सभी सेवाएं भंडार रहित होती हैं। थोक व्यापार क्या होते हैं? इसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादकों से, जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, उनसे बड़ी मात्रा में क्रय करके फुटकर विक्रेताओं को उनकी आर्थिक स्थिति या आवश्यकता अनुसार बेचते हैं। थोक व्यापार में प्रायः एक ही प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है। जैसे कोई चावल बेच रहा है तो केवल चावल ही चावल बेचता है, कोई दाल बेच रहा है तो दाल ही दाल बेचता है। परंतु आज हम देखते हैं कि कई बड़े बड़े नगरों में, महानगरों में मॉल खुल गए हैं, वहां थोक की हर प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र है एक किराने की दुकान जो फुटकर व्यापारी है। यहाँ से उपभोक्ता मतलब हम सामान खरीदते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। उसी के नीचे एक सब्जी की दुकान है, वो भी फुटकर व्यापारी है। उसके तीसरे नंबर पर एक कपड़े की दुकान है जहाँ से कपड़ा हम खरीदते हैं। उसके नीचे एक ठेले वाला है जो सब्जी बेच रहा है। ये चारों फुटकर व्यापारी हैं। पांचवा चित्र देख रहे हैं हम मॉल का। इसमें थोक वस्तुएं बेची जाती हैं और उसको फुटकर व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार क्रय करता है। और सबसे नीचे एक थोक सब्जी मंडी है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सुबह कोई ठेले वाले सब्जी लेकर आते हैं, तो वो लाते कहाँ से हैं? वो बड़ी बड़ी मंडियों से सुबह जाकर सब्जियां लेते हैं और उनको बेचते हैं। दूसरा परिवहन है, दूसरा प्रकार ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन वह सेवा है जिसमें व्यक्तियों, निर्मित माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। और इन वस्तुओं को या व्यक्तियों को ले जाने के लिए कोई मार्ग की आवश्यकता तो होगी। तो वे मार्ग कौन से हो सकते हैं? सड़क मार्ग भी हो सकता है, रेल मार्ग हो सकता है, जल मार्ग हो सकता है, वायु मार्ग हो सकता है। और ये मार्ग करते क्या हैं? ये मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यहाँ एक बात और जानने की आवश्यकता है कि परिवहन दूरी को हम किलोमीटर दूरी में भी, समय दूरी में और लागत दूरी में माप सकते हैं। किलोमीटर दूरी अर्थात मैं कहूँ कि मुझे इंदौर तक जाना है तो भोपाल से इंदौर कितना होगा? 200 किलोमीटर होगा। यह किलोमीटर दूरी हो गई। मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है और एरोप्लेन से जाना है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भोपाल से दिल्ली मात्र 1 घंटे की दूरी है। यदि मुझे कहीं माल पहुंचाना है तो मैं उस दूरी के अनुसार जो भाड़ा दूंगा वो लागत दूरी कहलाएगा। तीसरा प्रकार है संचार
कम्युनिकेशन। संचार सेवाओं में हम अपने शब्दों को, संदेशों को, विचारों को भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। और ये सब सूचनाएं आर्थिक रूप से भी हो सकती हैं, संपूर्ण भौगोलिक रूप से हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं या सामरिक, और इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से भी जुड़ी हो सकती हैं। हम शिक्षा और संस्कृति, मनोरंजन आदि को बहुत कम समय में बिना कहीं जाए और समय और धन की बचत करके प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? संचार के माध्यम से। अब संचार के माध्यम होते क्या हैं? तो हम देखते हैं रेडियो है, दूरदर्शन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अर्थात जीपीएस, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ये सभी संचार के साधन हैं जो हमको विभिन्न प्रकार की सूचनाएं देते हैं। यहाँ 4 चित्र दिए हैं। सबसे पहला चित्र ऊपर जो दिया है, टावर लगे हुए हैं ऊंचे ऊंचे, यहाँ बहुत सारे रिसीवर लगे हैं जो सूचनाओं को ग्रहण करके हमारे पास तक पहुंचाते हैं। दूसरा एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें जीपीएस, उसी के नीचे लेफ्ट साइड में रिमोट सेंसिंग और राइट साइड में नीचे जीआईएस है। तो जीपीएस होता क्या है? आंकड़ों को एकत्र करता है और वो जीआईएस को देता है। रिमोट सेंसिंग से भी हम बिना कहीं जाए, बिना भौतिक रूप से यात्रा किए, हवाई जहाज, उपग्रह या गुब्बारों के माध्यम से हम सूचनाएं धरातल पर या समुद्र में या महासागरों में कहीं पर भी संसाधन हो या व्यक्ति हो, स्थिर वस्तु हो या गतिशील हो, सबकी पोजीशनिंग हम प्राप्त करके सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे चित्र में पृथ्वी के ऊपर उपग्रह बने हैं। यह हमारे जीपीएस का काम सरल बनाते हैं। उसी के नीचे चित्र है, एक कार है, उसमें कोई व्यक्ति जा रहा है, वो भी सूचना प्राप्त कर सकता है चाहे वो धरातल पर चल रहा हो। दूसरा है हवाई जहाज, उसमें भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं चलते हुए हवाई जहाज में। एक जहाज है, पानी का जहाज, उसमें भी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तकनीकी जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के द्वारा हम स्थानीय तौर पर प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी एक सेवाएं है। अभी बात करी थी जीपीएस और जीआईएस में क्या अंतर है या इसे क्या कहते हैं और रिमोट सेंसिंग क्या है। एक छोटे से रूप में समझें इसको। जीपीएस मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली। यह उपग्रह आधारित नेविगेशन सिस्टम है। नेविगेशन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच जो किसी भी वस्तु हो या व्यक्ति, उसकी स्थिति, उसकी गति, नेविगेशन, निगरानी, मानचित्रण और समय की सटीक जानकारी देता है। जीआईएस क्या करता है? यह एक कंप्यूटर सिस्टम है जो भौगोलिक सूचनाएं, जिसको हम डेटा कहेंगे, के आंकड़ों को प्राप्त करके उनको कैप्चर करता है, इकट्ठा करता है, उसको मैनेज करता है, फिर एनालिसिस करता है, सुरक्षित रखता है और उसके बाद प्रस्तुत करता है। रिमोट सेंसिंग वह तकनीक है जो कृत्रिम उपग्रह जो धरातल से ऊपर हैं, वहां या हवाई जहाज हो या हमने कोई गुब्बारे छोड़ के रखे हो, वहां से धरातल या सागर, महासागर के किसी भी भाग का स्थिर या गतिशील ऑब्जेक्ट की जानकारी सेंसर के माध्यम से
प्राप्त करके हमारे उपयोग के लिए भेजता है। चौथा है सेवाएं। आर्थिक विकास में सेवा सेक्टर की सार्थकता वास्तव में बहुत आवश्यक है। विकसित अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र अधिक संलग्न है। मैं इसके साथ एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगा कि विकसित राष्ट्र के अलावा विकासशील देशों में भी सेवा क्षेत्र की ओर लोगों की रुचि भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि सेवा क्षेत्र बहुत अधिक तुलनात्मक रोजगार प्रस्तुत करता है, देता है। सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। तो सेवा कौन देता है? सेवा क्षेत्र में छोटे से लेकर बड़े स्तर तक की सभी सेवाएं शामिल होती हैं। जैसे हमारे माली हों, हमारे धोबी हों, नाई हों, मोची हों या पंसारी के दुकानदार हों, ये सब शारीरिक श्रम करके निजी सेवा में सेवा देते हैं। जबकि कोई शिक्षक है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर आदि मानसिक श्रम करके सेवाएं देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, परिवहन हो, दूरसंचार, ऊर्जा, जलापूर्ति, विधि, अभियांत्रिकी, विद्युत आदि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो या तो राज्य सरकार से जुड़े हैं या केंद्र सरकार से जुड़े हैं या किसी मंडल के अधीन आते हैं। परंतु इनमें जो भी सेवाधारी हैं, जो भी कर्मी हैं, वो अपनी नियमित सेवाएं देते हैं। एक शब्द और आया है, पर्यटन, टूरिज्म। पर्यटन भी एक प्रकार की सेवा है, परंतु परिभाषित करने के लिए हम पर्यटन को एक यात्रा कहेंगे जो हम मनोरंजन के लिए कर सकते हैं, हम तनाव को दूर करने के लिए कर सकते हैं, किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं, या प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कर सकते हैं, या बच्चों की अगर छुट्टियां हैं तो उनके पेरेंट्स अवकाश का लाभ लेने के लिए। ऐसे कई उद्देश्य होते हैं जहां पर्यटन हम करते हैं। एक नया शब्द आया है, वह है चिकित्सा उपचार के लिए चिकित्सा पर्यटन। तो चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से अगर जोड़ दिया जाए तो इसे हम चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि यदि कोई मरीज है और वो विदेश जाकर इलाज कराना चाहता है तो उसको दो फायदे हो सकते हैं। एक तो उसका भ्रमण हो जाएगा, वो वहाँ का एक्सपोजर जो है उसको देखेगा, उसको खुशी मिलेगी कि मैं विदेश यात्रा पर होकर आया हूँ, वहाँ नई नई चीज़ों देखेगा और अपना इलाज भी करा लेगा। तो ऐसे कई देश हैं जो ये सेवाएं देते हैं, जिनमें हमारा भारत देश है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, मलेशिया है, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ऐसे कई देश हैं जहां चिकित्सा पर्यटन होता है। अब इस चिकित्सा पर्यटन में क्या होता है कि पहले चीर-फाड़ करके बहुत सारे ऑपरेशन होते थे, आजकल लेजर के माध्यम से ऑपरेशन हो रहे हैं। एक्सरे है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एंजियोग्राफी है, एमआरआई है, ऐसी नवीन तकनीकों से बहुत सारे इलाज हो रहे हैं और ये सेवाएं दे रहे हैं। हमारी पुस्तक में एक शब्द आया है बाह्य स्त्रोतन, दूसरा शब्द आया है अंकीय विभाजक। हम आज इसको थोड़े से रूप में जानें कि बाह्य स्त्रोतन क्या होता है। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो बाह्य स्त्रोतन अर्थात किसी कार्य को ठेके पर देकर करवाना। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्य की क्षमता में सुधार आ जाता है और लागत घट जाती है। आजकल हर बड़े बिजनेसमैन या बड़ी बड़ी कंपनियां
आउटसोर्सिंग अर्थात बाह्य स्रोतन का उपयोग कर रही हैं। किसी काम को करवाने के लिए कोई निजी और कुशल कारीगर या कर्मी को लेती हैं, उनको पेमेंट करती है और उनके द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कॉल सेंटर्स हैं, इस प्रकार काम करवाते हैं। दूसरा शब्द आया है अंकीय विभाजक। जितने विकसित राष्ट्र हैं उनकी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं, अर्थात वे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और उच्च तकनीक से मजबूत राष्ट्र हैं। तो वे करते क्या हैं? वे अपने नागरिकों को सूचना और संचार, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की सेवाएं बहुत सहज और सुलभ उपलब्ध करवाते हैं। वहां पब्लिक प्लेस पर, जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, बड़े मॉल हों या जहां भीड़ इकट्ठी होती हो, वहां वाईफाई, इंटरनेट सब निशुल्क, प्रायः निशुल्क होता है। वहां टेलीफोन के बूथ रहते हैं, जहां किसी को रास्ते में फोन करना हो तो वो आसानी से फोन कर सकता है। जबकि यह सुविधा विकासशील देशों में इतनी सहज और सुलभ नहीं है और अविकसित राष्ट्रों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो विकासशील देशों में ये जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और विकसित देशों में ये जो सुविधाएं उपलब्ध हैं और विकासशील देशों में जो सहज और सुलभ नहीं है, यह जो अंतर है, इसी अंतर को अंकीय विभाजक कहते हैं, डिजिटल डिवाइड। तृतीय क्रियाकलाप में अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं। दिए गए दो विकल्पों में से सही विकल्प लिखना है। पहला प्रश्न, कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? कृषि या व्यापार? प्रश्न नंबर 2, महानगरों में सर्वाधिक रोजगार कौन प्रदान करता है? पर्यटन या सेवा क्षेत्र? प्रश्न नंबर 3, शब्दों और विचारों को कौन प्रेषित करता है? संचार या परिवहन? प्रश्न नंबर 4, विकसित देशों में अधिकांश लोग किस क्षेत्र में संलग्न है, अधिक संलग्न है? द्वितीय क्रियाकलाप या तृतीयक क्रियाकलाप? प्रश्न नंबर 5, सर्वाधिक शारीरिक श्रम कौन करता है? वकील या धोबी? प्रश्न नंबर 6, कौन सा थोक बाजार है? मंडियां या मजदूरों का समूह? प्रश्न नंबर 7, कौन मानसिक श्रम अधिक करता है? शिक्षक या नाई? प्रश्न नंबर 8, डाटा प्रोसेसिंग किससे संबंधित है? खनन कार्य से या सूचना प्रौद्योगिकी से? प्रश्न नंबर 9, बाह्य स्रोतन आउटसोर्सिंग से दक्षता में सुधार होता है, कम या अधिक? आखिरी प्रश्न 10वां, पचमढ़ी कौन सा क्षेत्र है? पर्यटन या औद्योगिक? आखिरी में मैं कहूंगा कि क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है। किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान है और मेरा देश भारत महान।